हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एबीपी विजन्स पर। सिंधु नदी के किनारे खड़े उस शख्स ने एक नज़र उस पार देखा। बस धारा पार करने की देरी थी और वो दुनिया के सबसे वैभवशाली देश को अपनी मुट्ठी में कर सकता था। ताकत भी थी और जुर्रत भी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो लौट गया और पीछे छोड़ गया एक सवाल। मध्य एशिया का सबसे क्रूर शासक, जिसने अपने साम्राज्य को यूरोप तक पहुंचा दिया था, जिसके बारे में कहा जाता था कि दुनिया की कोई फौज उसे हरा नहीं सकती, उसने भारत पर आक्रमण क्यों नहीं किया? मंगोल सरदार चंगेज खान सिंधु नदी के किनारे तक आया। उसके पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना थी, फिर भी उसने दिल्ली पर हमला नहीं किया। 12वीं सदी की शुरुआत में मध्य एशिया में अपने चरम पर था मंगोल शासक चंगेज खान का आतंक। उसके मंगोल लड़ाके जिस भी गांव या शहर से गुजरते, वहां खून की नदियां बहने लगती, लाशों के पहाड़ बन जाते। कई बड़े बड़े राजा उसकी ताकत को ललकारने की हिम्मत नहीं करते थे, लेकिन ख्वारिज़म साम्राज्य के बादशाह मोहम्मद शाह ने ये गुस्ताखी कर दी। नतीजा ये हुआ कि उसका विशाल साम्राज्य तिनके की तरह बिखर गया। शाह का उत्तराधिकारी जलालुद्दीन किसी तरह जान बचाकर भारत की ओर भागा। चंगेज खान ने उसका पीछा किया, लेकिन सिंधु नदी तक आकर वापस लौट गया। दुनिया भर में 4 करोड़ लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतारने वाले चंगेज खान ने सिंधु नदी तक आने के बाद भी भारत पर हमला क्यों नहीं किया? यह इतिहासकारों के लिए अबूझ पहेली है। उस दौर में हर विदेशी आक्रमणकारी का सपना होता था भारत पर हमला करना और यहाँ की अपार धन दौलत को लूटना। चंगेज के आने के कुछ समय पहले ही मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था और यहाँ भयंकर लूटपाट मचाई थी। ऐसे में चंगेज का भारत पर आक्रमण न करना कई सवालों को जन्म देता है। मसलन, क्या उसकी सेना थक गई थी, इसलिए उसने भारत हमला नहीं किया? इससे बहुत पहले सिकंदर की सेना ने भी थकावट की वजह से भारत पर हमला करने से मना कर दिया था। या फिर यह हो सकता है कि चंगेज दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के बर्ताव से खुश होकर लौट गया। दरअसल इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन को शरण देने से मना कर दिया। या फिर यह भी हो सकता है कि चंगेज भारत पर कुछ वक्त बाद हमला करने वाला था, लेकिन तकदीर ने उसे मौका नहीं दिया। इन सवालों से आगे बढ़कर अगर हम अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ाएं और सोचें कि चंगेज यदि भारत पर आक्रमण कर देता तो क्या अंजाम होता? जंग के अमूमन 2 नतीजे होते हैं, जीत या हार। उस वक्त दिल्ली का सुल्तान था इल्तुतमिश, जो मोहम्मद गोरी के प्रिय गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। कहते हैं इल्तुतमिश की काबिलियत से मोहम्मद गोरी काफी प्रभावित था। उसने इल्तुतमिश को अमीर उल उमरा का खिताब भी दिया था। उसकी शासन व्यवस्था और युद्ध कला का लोहा इतिहासकार भी मानते हैं। ऐसे में हो सकता था कि वह चंगेज खान को हरा देता। दूसरी सूरत यह थी कि चंगेज बाकियों की तरह इल्तुतमिश की सेना को भी रौंद देता। ऐसे में भारत की तकदीर क्या होती? इसे जानने और समझने के लिए हमें गौर करना होगा उन जगहों पर जिन्हें चंगेज खान ने जीता था। उस वक्त दुनिया के करीब 22% हिस्से पर उसकी हुकूमत थी। उसकी अगुवाई में मंगोल लड़ाके मौत और तबाही के हरकारे साबित हुए। वे जहां भी गए हैवानियत का नंगा नाच किया। उन्होंने चीन से लेकर रूस तक अपना परचम लहराया। उन्होंने हजारों शहरों को लूटा और करीब 4 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतारा। चंगेज खान और उसके मंगोल लड़ाके कितने बर्बर थे, ख्वारिज़म पर उनका हमला इसकी गवाही देता है। ख्वारिज़म साम्राज्य के एक गवर्नर ने चंगेज के भेजे व्यापारियों और कुछ जासूसों की हत्या कर दी थी और उनका माल लूट लिया था। चंगेज ने वहां के शासक मोहम्मद शाह के दरबार में दूत भेजा और कहा कि उस गवर्नर को उसके हवाले कर दिया जाए। शाह ने उसके दूत को कत्ल करवा दिया और उसका सिर चंगेज के पास भेज दिया। चंगेज ने बदला लेने के लिए ख्वारिज़म पर हमला किया और उस गवर्नर को मार दिया। उसने गवर्नर की आंखों में सीसा और चांदी पिघलाकर डलवा दी। चंगेज खान ने उस साम्राज्य के हर शहर को तहस नहस कर डाला। वहां के एक एक बाशिंदे का बेरहमी से कत्ल करवाया। बल्ख, निशापुर, हेरात और समरकंद में उसने बर्बादी का ऐसा मंजर पैदा किया कि वहां के इतिहासकारों ने उसे शैतान की औलाद तक कह डाला। चंगेज। हेलो दोस्तों, अगर आप चंगेज खान के क्रूर और निर्दयता के बारे में जानना चाहते हैं तो शाम के 6 बजे चंगेज खान द अनटोल्ड स्टोरी के सेकंड पार्ट को देखना मत भूलें। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, एबीपी विजन्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि हम आपसे मिल सके सबसे पहले। धन्यवाद।